हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस पेडागोजी का थर्ड लेक्चर, जो रिलेटेड है किससे, गुड साइंस एजुकेशन से। तो हमारी NCF 2005 में क्या बताया गया था हमें कि एक अच्छी विज्ञान की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे NCF क्या चीज है। तो NCF की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राइट। अब आप कहोगे कि ये क्या है मैम, तो मैं कहूंगी कि ये एक तरीके का क्या है, डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को आप हिंदी में कह सकते हो दस्तावेज है, जिसमें बताया जाता है कि बच्चे का जो सिलेबस है, बच्चे की जो चीजें हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, जिसमें बच्चा किस तरीके से सीखे, लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब क्या, बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, क्या मतलब है कि बच्चे को जो भी आप चीजें पढ़ा रहे हैं वो उसे बर्डन ना फील हो, वो उसको बहुत ही आराम से इंटरेस्टिंग वे में सीख सके। तो ये चीजें कौन बताता है हमें, ये NCF 2005 में इस डॉक्यूमेंट में ऐसा बताया गया था कि जो अच्छी विज्ञान की शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे वो 3 पॉइंट्स जो इसमें NCF 2005 में डिस्कस किए गए थे, राइट। और उससे हम करेंगे अपने टॉपिक को क्लियर। तो वो 3 पॉइंट्स कौन से थे देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो था वो क्या था, ट्रू टू चाइल्ड और लर्नर। ठीक है, लर्नर या चाइल्ड के लिए कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। किसके लिए सत्य होना चाहिए, बच्चे के लिए सत्य होना चाहिए, जो सीख रहा है उसके लिए। तो कैसे होगा सत्य बच्चे के लिए, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। एक ये कि जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, बच्चे के समझने योग्य होनी चाहिए। मतलब पहला पॉइंट आपका क्या आ गया, वो आ गया आपका क्या, अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल का मतलब चीजें कैसी हो, उसके लिए समझने योग्य हो। ठीक है, और सेकंड जो आ गया, जो मैंने पहले भी बताया था कि क्या होना चाहिए, बच्चे की लर्निंग कैसी होनी चाहिए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए। कैसी, जॉयफुल लर्निंग, वो उसको बर्डन ना लगे बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बच्चा उसको कैसे सीखे, एक इंटरेस्ट के साथ सीखे, क्योंकि जब हम कोई काम इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो हम वो बहुत बेहतर कर पाते हैं। तो सेम चीज अप्लाई होती है किस पे, बच्चे पे। ठीक है, तो जॉयफुल लर्निंग होगी तो डेफिनेटली बच्चा क्या लेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा। और वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव भी है, ना कि उसके दिमाग में सिर्फ एक बुकिश जो नॉलेज है वो भर देना। ये हमारा टारगेट नहीं है। NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हमें बच्चे के माइंड में सेट करनी है वो हमें कैसे करनी है, बिल्कुल अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में, जिससे बच्चा क्या करे, नेचुरली उसको सीख सके अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करके। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया जिसमें क्या है कि चाइल्ड के अकॉर्डिंग ट्रू होनी चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, ट्रू टू साइंस। ट्रू टू साइंस में हम फिर से वही पॉइंट्स देखेंगे। 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या आता है कि कंटेंट वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो भी चीजें आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उसके कंटेंट, जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं बच्चे को, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एज के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे अगर आप एक टॉपिक 6th क्लास का बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका कंटेंट आपको 11th 12th वाला आप रेफरेंस देने लगे। आप क्या करेंगे, 6th क्लास के बच्चे को उसके अकॉर्डिंग कंटेंट देंगे, जिससे कि वो इजिली उसको कैच कर पाए, राइट। सेकेंड जो इसमें पॉइंट आता है वो क्या आता है कि उसको इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कैसा चाहिए हमें, इंगेजमेंट कैसा चाहिए, कब चाहिए, जब वो क्या सीख रहा हो, जब वो उस प्रोसेस में हो जिसमें वो क्या कर रहा हो, नॉलेज एक्वायर कर रहा हो। कौन सी नॉलेज एक्वायर कर रहा हो, साइंटिफिक नॉलेज। हम यहाँ साइंस की बात कर रहे हैं तो हमें नॉलेज भी कौन सी देखनी है, साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, तो प्रोसेस इन विच he or she is acquiring scientific knowledge.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे का क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए उसमें, जो आप उसको समझाना चाह रहे हैं, जिस साइंटिफिक नॉलेज की आप उसको क्या कर रहे हैं, लर्निंग करवाना चाहते हैं, नॉलेज एक्वायर करवाना चाह रहे हैं, उसमें बच्चा कैसा होना चाहिए, पूरा क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। एंगेजमेंट का मतलब इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चे का, राइट। तो ये हो गए आपके साइंस के 2 पॉइंट्स, कंटेंट वैलिडिटी एंड एंगेजमेंट, किसमें, प्रोसेस इन विच ही और शी इज एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, राइट। अब बात करते हैं किसकी, ट्रू टू लाइफ की। तो यहाँ पे फिर से आपके 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो पहला जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है आपका ट्रू टू लाइफ में, एक आता है रिलेटेड टू कैसा, एनवायरमेंट। रिलेटेड टू एनवायरमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, नहीं, हम सोशल साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम 1st to 5th के सिलेबस की बात करते हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि जो भी सिलेबस होता है वो कंबाइंड होता है, साइंस भी होती है, सोशल साइंस भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेट करने का मतलब सीधा सा ये है कि जो भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, देखो साइंस में क्या होता है कि सबसे पहले हमें चीजों को ऑब्जर्व, अगर हम कोई भी स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अभी लेटेस्ट जो था 2nd लेक्चर, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी चीजें हैं वो हम जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे हमारे आसपास क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज तो यही है। तो आसपास का मतलब ही है क्या, आपका एनवायरनमेंट। आप उसमें क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं, डिफरेंसेस देख रहे हैं, सिमिलरिटीज देख रहे हैं, आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, क्या समानताएं दिखाई दे रही हैं, आपके आसपास क्या चीजें हो रही हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके प्लेनेट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, एनवायरमेंटल स्टडीज में। बट वो कह रहे हैं कि ट्रू टू लाइफ के लिए आपको साइंस को किससे करना चाहिए रिलेट, एनवायरमेंट से रिलेट करना चाहिए। कैसे, जैसे आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक बच्चों को हमेशा पढ़ाया जाता है, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स हो गए, सारी चीजें आपको इंक्लूड करी जाती हैं साइंस में भी, ठीक है। क्यों करी जाती हैं, इससे आप समझते हो कि हाँ, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसके क्या नुकसान हो रहे हैं, इतने पोल्यूशन से जो ये हमारी अर्थ एकदम गर्म होती जा रही है, क्या हो रहा है इससे कि जो ग्लेशियर्स हैं जिसमें हमारा क्या है, ऐसा पानी है, पोटेबल वाटर है जिसे हम पी सकते हैं, वो ग्लेशियर्स गर्मी की वजह से क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और जब वो मेल्ट हो रहे हैं तो वो फाइनली जाते कहाँ हैं, रिवर्स की फॉर्म में, वो चले जाते हैं ओशियंस में। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पीने वाला पानी है वो तेजी से किधर जा रहा है, एक खारे पानी की तरफ जा रहा है, जिसे हम पीने के लिए तो यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये आप भी जानते हैं कि जो पूरी अर्थ है उस पर मोस्टली जो वाटर है वो कैसा है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, वो हम पी नहीं सकते। तो अगर ग्लेशियर्स इतनी तेजी से पिघल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास पीने की पानी की जो है वो बहुत तेजी से शॉर्टेज होने वाली है। तो इन चीजों को जब बच्चा पढ़ेगा तो वो रिलेट कर पाएगा कि भाई पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो किसी भी तरीके से, दूसरे तरीकों से जो टीचर उसको समझाएगा या वो आसपास खुद से समझेगा कि हाँ, टैप वाटर को बंद करना है, ये करना है, ऐसे सेव करना है, इस पानी का यूज हम इसमें कर सकते हैं, इस तरह से चीजों को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, आपके एनवायरमेंटल इश्यूज में आ गए, जो बहुत जरूरी है एक बच्चे को समझाना, ठीक है। देन आपका आ गया ट्रू टू लाइफ में 2nd पार्ट हो गया आपका कौन सा, वर्ल्ड ऑफ वर्क। इसका क्या मतलब है, अब वर्ड ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आप सिर्फ साइंस इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, बच्चे को फ्रिक्शन समझ आ जाए, बच्चे को सारी चीजें बुक में जो हैं वो सारी समझ आ जाए, डेफिनेशन समझ आ जाए, रूल समझ आ जाए। ऐसे आप इसलिए नहीं पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहे हो कि वो डे टू डे लाइफ में उसका यूज भी समझे कि वो कहाँ कहाँ पे चीजें कर रहा है जो किससे जुड़ी हुई हैं, जो साइंस से जुड़ी हुई हैं। वो ना जानते हुए भी चीजों को क्या कर रहा है, वो साइंटिफिक वे में कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर में अगर कोई बड़ा हैवी फर्नीचर है तो आप उसको डायरेक्ट अगर पुश करके दूसरी तरफ लेके जाओगे तो उसमें आपको मेहनत लगेगी, बट अगर उसके नीचे आप व्हील लगा लोगे या कोई स्लिपरी सी चीज लगा लोगे तो वो जल्दी इधर से उधर शिफ्ट करने में इजी रहेगा, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमें फ्रिक्शन का एग्जांपल एक मिलता है इससे कि हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को अपने डे टू डे वर्क में यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी किसमें, वर्ड ऑफ वर्क में। समझ आया आपको? तो ये हो गया आपका ट्रू टू चाइल्ड। इसका मतलब क्या, बच्चे के समझने के योग्य होनी चाहिए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, इंटरेस्ट के साथ उसको सीखना है। साइंस के लिए ट्रू का मतलब क्या है कि उसका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो उसकी एज के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, अब एंगेजमेंट होना चाहिए किसमें, एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज में। ऐसा नहीं आप पढ़ाए जा रहे हो, बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें, राइट। ट्रू टू लाइफ का मतलब हो गया एनवायरमेंट से रिलेटेड, और वर्ड ऑफ वर्क मतलब जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे हमारा कौन सा है, ये रहा आपके सामने। ओके, यस, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 which of the following is recommended as an objective of upper primary stage science curriculum। यहाँ पे हम अपर प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं। आपको पता है 6 to 8 जो होता है वो अपर प्राइमरी होता है, और इसके साइंस करिकुलम की बात हो रही है। तो ये बोल रहे हैं कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस टू वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। सैद्धांतिक सिद्धांतों के सत्यापन हेतु क्रमबद्ध प्रयोगों को परिवर्तित करने में। पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो चीजें पहले से ही सिद्धांत बन चुकी हैं उनको हम बार बार क्यों प्रूफ करेंगे, ये तो पागलों वाली बात हो गई है ना। तो ये वाला आपका ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट्स। क्रियाकलापों प्रयोगों द्वारा प्रत्ययों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी तो बच्चा उसको कैसे सीखेगा जब तक वो उस चीजों को करेगा नहीं। सबसे पहली बात जो आती है बच्चे की क्या आती है, एक तो इंटरेस्ट उसका बनाए रखना है, और दूसरा कब बनेगा इंटरेस्ट, जब वो इसमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होगा, राइट। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन है आपका वोकेशनल एजुकेशन नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास जो 2020 है एनईपी, उसमें बात की गई है इसकी, किसकी बात की गई है, वोकेशनल एजुकेशन की, बट यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं हो रही है एनसीएफ 2005 में। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू अ डिसिप्लिनरी अप्रोच। प्रत्ययों को विषय परक पद्धति के माध्यम से सिखाना चाहिए। कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। सबसे बेहतर जो ऑप्शन यहाँ पे आ गया वो कौन सा आ गया कि एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका क्या है इसका एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आपके साइंस करिकुलम किस तरीके से होना चाहिए, उसका उद्देश्य जो है वो कैसा होना चाहिए, क्रियाकलापों प्रयोगों द्वारा प्रत्ययों तक पहुंचना चाहिए। सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज यस, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। According to NCF 2005, in the upper primary stage science curriculum, which of the following is recommended? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित है। तो पहला क्या है, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस टू वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। तो जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी थ्योरी उनकी बन चुकी है, मतलब वो प्रूफ हो चुके हैं कि दे आर ट्रू, तो उनको दोबारा सिद्ध करने की हमें जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका रॉन्ग। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉन्सेप्ट शुड बी लिव्ड एट बाय इंडक्टिव अप्रोच। आपको पता है कि इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, आपने सीडीपी में इसको पढ़ा भी है। जब हम एग्जाम्पल से किसकी तरफ जाते हैं, रूल्स की तरफ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, इंडक्टिव अप्रोच। पर ऐसा नहीं है, कई बार हम डिडक्टिव अप्रोच भी अप्लाई करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम करेक्ट नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस, ये भी मैंने आपको बताया था, ये 2005 की बात नहीं हो रही है, ये तो 2020 की बात है, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड आर इनएक्सपेंसिव एंड यूज रेडिली
अवेलेबल मटेरियल्स। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट हैं ये कैसे होने चाहिए, इनएक्सपेंसिव। का क्या मतलब है, सस्ते होने चाहिए, बहुत ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। महंगे होंगे तो ना तो स्कूल उसको अच्छे से अवेलेबल करा पाएगा और ना ही पेरेंट्स इसमें सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। और कैसे होने चाहिए, यूज रेडिली अवेलेबल। कैसे, जो भी आपके पास मटेरियल है उससे आप फटाफट उसको बना ले जाओ, ठीक है, तो ऐसे होने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारा। एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन, अभी हमने पढ़ा था एक अच्छे विज्ञान की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ट्रू टू साइंस टीचर, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना नहीं देखना है ट्रू टू साइंस, पूरा देखिए कि साइंस टीचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए या फिर ट्रू टू चाइल्ड होना चाहिए, ट्रू टू द एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल, ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर। ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको इनिशियली ही सबसे पहले यही बताया था कि क्या होना चाहिए, सिर्फ बच्चे को देखना चाहिए, सेंटर में कौन होगा, बच्चा होगा, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, चाहे क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो या फिर स्कूल का एनवायरनमेंट हो या फिर साइंस टीचर हो, ठीक है। क्या करना है, ट्रू टू द चाइल्ड, राइट। ओके, यस, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसको फटाफट हम पढ़ेंगे। Which of the following is not implied by the statement good science education is true to the child, true to the life and true to the discipline? Discipline या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो साइंस, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता, परिलक्षित नहीं होता। यहाँ नॉट वाला ऑप्शन पूछा है, इसका मतलब बाकी तीन ऑप्शन आपके क्या हैं, करेक्ट है, आपको सिर्फ एक रॉन्ग ऑप्शन निकालना है। तो पढ़ेंगे इसको। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट्स एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस, बिल्कुल ठीक है, ये तो निगेटिव नहीं है। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन चाइल्ड एंड हिज हर एनवायरमेंट, ये भी ठीक है, हमने एनवायरमेंट वाला भी पढ़ा था किसमें, ट्रू टू लाइफ में। देन हो गया आपका साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन, क्या हमने अनुशासन की कोई बात की थी। अनुशासन का मतलब है कि एक तरीके से आप तानाशाही दिखा रहे हैं क्लासरूम में कि बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल ऐसे करो, साइलेंटली करो, ये करो, वो करो, ठीक है। आप बच्चे को अनुशासित रहने के लिए नहीं सिखा रहे हो। एनसीएफ क्या कर रहा है, एनसीएफ बच्चे को इन्वॉल्व करने की, इंगेज करने की बात करता है, ना कि चुपचाप बैठने को, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया बिल्कुल रॉन्ग, निगेटिव। तो ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ठीक है, बाकी पे आप क्रॉस लगा देंगे, ठीक। यस, नेक्स्ट एक बार और पढ़ लेते हैं, लास्ट वाला भी। साइंस क्लासरूम प्रैक्टिसेस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट लग रहा है, बट हमें तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन लेना था, जो निगेटिव पॉइंट है वो उठाना था, ठीक। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। यस, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, किसकी बात हो रही है, ट्रू टू लाइफ। हमने कौन से दो पार्ट पढ़े थे, एक तो रिलेटेड टू एनवायरमेंट पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था कि वर्ड ऑफ वर्क, ठीक है। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी किसमें, ट्रू टू लाइफ में। तो फटाफट देखेंगे कहाँ पे हैं ये ऑप्शंस। फर्स्ट इज साइंस शुड बी प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ड ऑफ वर्क, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, तो यही करेक्ट है, फिर भी हम आगे भी पढ़ लेंगे। साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, एंगेज करना है, ये तो आपने साइंस वाले में पढ़ा था, ट्रू टू साइंस। नेक्स्ट इज साइंस शुड इनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग, ये क्या बच्चों को सीखने लायक सिर्फ बना रहा है, एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, तो ये बना रहा है, लेकिन ये भी साइंस वाले टर्म में आ जाएगा, ट्रू टू साइंस वाले में। लास्ट ऑप्शन इज साइंस शुड हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ, तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट जा रहा है। बट यहाँ पे जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो कौन सा है, साइंस शुड प्रिपेयर चाइल्ड टू द वर्ड ऑफ वर्क, ये हमने स्पेशली पढ़ा था किसमें, ट्रू टू लाइफ में। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बेस्ट ऑप्शन है ये आपके पास। Next question is, what is the need for having a historically valid science curriculum?
विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पे ऐतिहासिक रूप की बात कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। क्या ये समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज इट हेल्प्स द लर्नर टू व्यू साइंस एज इनफेलेबल। यह शिक्षार्थी को विज्ञान के अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। तो ऐसा तो नहीं है साइंस ही सब कुछ है, ये तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। इट हेल्प्स लर्नर्स अप्रिशिएट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम। ये विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, ये सराहना करने में शिक्षार्थी की क्या करता है, मदद करता है। एक ये ऑप्शन हो गया। और लास्ट हो गया इट हेल्प्स टू हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज से हमें क्या ही मतलब है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया आपका रॉन्ग। क्लियर है। तो यहां से आपका ए बनता है और सी बनता है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं थोड़े से, हम कहाँ पे हैं। यस, यहाँ पे दो दो ऑप्शन दे भी रखे हैं। तो डी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और बी भी नहीं था, राइट। क्या बनता है, ए एंड सी। तो बी और डी वाला तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा, ए एंड डी। मींस फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यस, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। Which of the following best explains the concept of cognitive validity of a science curriculum? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्या करता है। तो पहला क्या है कि फोकस ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन करिकुलम। बिल्कुल ठीक बात है, पर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे टर्म जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, संज्ञानात्मक वैधता। मतलब आपका क्या होना चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो, बच्चे के समझने योग्य हो। बताया था ना मैंने, जो अंडरस्टैंडेबल हो ऐसा कंटेंट हमको चाहिए, ठीक है। ये वैलिडिटी हमें चाहिए। तो ये किसमें आ गई आपकी, संज्ञानात्मक। जितनी भी समझ सोच वाली चीजें होती हैं वो हम किसमें रखते हैं, संज्ञानात्मक चीजों में रखते हैं। तो संज्ञानात्मक का सीधा सा मतलब क्या है, समझ। और समझ तब आएगा जब उसका कंटेंट जो वो पढ़ रहा है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, किसके, एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो ठीक है, फोकस ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, बिल्कुल एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। बट क्या इसमें हमें संज्ञानात्मक वैधता पूछा, इसलिए हम देखेंगे कौन सा जिसमें क्या होना चाहिए, उसका जो करिकुलर है वो कैसा होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट मटेरियल होना चाहिए। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कंटिन्यूअस असेसमेंट। क्या बार बार असेसमेंट लेने पे इतना ज्यादा फोकस करना है यहाँ पे, ये भी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। संज्ञानात्मक उसमें ये आपका असेसमेंट वाला नहीं आएगा। सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो कौन सा है, ये सेकंड वाला। रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इन करिकुलम, संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान, ये भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या वैलिडिटी में नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया कौन सा, बी वाला करेक्ट, ठीक है। समझ किससे, समझ कैसी होनी चाहिए, मतलब समझ बनाने के लिए आपको मटेरियल तो ऐसा चाहिए ना जो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग हो, तो वो कॉग्निटिव उसमें आ जाता है वैलिडिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, यस, ये हमारा 8th क्वेश्चन है। Which of the following criteria of validity of a science curriculum requires involving the learners in acquiring the methods by which scientific knowledge is generated and validated? निम्नलिखित में से विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियां प्रक्रियाएं अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है या उसको क्या मिलती है, मान्यताएं मिलती हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको बताना है कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियां या प्रक्रियाएं, मतलब किसकी बात हो रही है, मेथड्स की बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक समझ की बात नहीं हो रही और कंटेंट की भी बात नहीं हो रही है, दोनों चीजें सेम ही उसमें आ जाएंगी आपकी, और हिस्टोरिकल उसकी भी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वो सी है, ठीक है। बेस्ट क्या है, एक्चुअली ये एक ही ऑप्शन है जो इसका करेक्ट है, ठीक है। कौन सा, वे विधियां या प्रक्रियाएं। आपको सिर्फ एक टैग वर्ड ले लेना है और उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा 9th क्वेश्चन है,
Adopting the science curriculum as per the understanding level of students ensures its छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना उसकी किसको सुनिश्चित करता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल आपसे पूछा गया है तो आपको सीधी सी चीज सोचनी है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ की बात कर रहा है और समझ की बात करना है इसका मतलब कैसा होना चाहिए, कॉग्निटिव वैलिडेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसकी समझ किससे रिलेटेड होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होती है, राइट। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर, जब भी समझ की बात आएगी तभी आप क्या कर दोगे, कॉग्निटिव वैलिडेटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, ये हमारा 10th क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम रेफर्स टू विज्ञान पाठ्यक्रम ऐतिहासिक वैधता इंगित करती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स इन मेथड्स ऑफ साइंस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। विज्ञान की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का जुड़ाव जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ लर्नर की कोई बात नहीं हो रही है, ये हिस्टोरिकल उस पे वैलिडिटी में नहीं फिट होगा। नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम। किस तरह से किस टाइम पे समय के साथ क्या हो रहा है, विज्ञान की संकल्पनाएं विकसित हो रही हैं, ये इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू में आ गया तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, एडॉप्शन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल। तो कॉग्निटिव लेवल नहीं है यहाँ पे, तो ये बात हिस्टोरिकल वैलिडिटी की कर रहा है। इंक्लूजन ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू चाइल्ड्स लोकल एनवायरनमेंट, तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट की भी बात नहीं हो रही, मेन बात किसकी हो रही है, आपकी हिस्टोरिकल वैलिडिटी की बात हो रही है। तो वहां पे आपका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा कि किस प्रकार समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं विकसित हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और फिर से मैं आपसे कहूंगी कि अब आपको करनी है क्या, प्रैक्टिस। यहाँ से 1 मार्क आपका डेफिनेटली क्या हो रहा है, सिक्योर हो रहा है अगर आपने इसको एंड तक देखा है। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।